नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके हमसे कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी आपको देंगे। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार से जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। शुक्रिया। अगर आपका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके हमसे राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612793 हमारा दूसरा फोन नंबर है 0120612793 वापस चलेंगे हमारे विशेष अधिवक्ता के पास। नवीन पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे कॉन्ट्रैक्ट की कानूनी परिभाषा क्या होती है? क्या हमारी आवाज आप तक आ रही है? कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक एग्रीमेंट है जो कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही होगा, है ना। तो ऐसे एग्रीमेंट्स जिनको कानूनन लागू किया जा सके या जो कानून की शर्तों को पूरी करती है, सिर्फ उन्हीं एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब जो कानूनी शर्त है या जो कॉन्ट्रैक्ट के मुख्य तत्व हैं, वो भी बताना यहाँ पर जरूरी है। देखिए, किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहे जाने के लिए सबसे पहले उसके अंदर एक ऑफर होना चाहिए। कोई एक पक्ष जो है वो प्रस्ताव रखे दूसरे के समक्ष, उस प्रस्ताव को स्वीकार करे। अब ये जो स्वीकृति है ये स्वेच्छा से होनी चाहिए, किसी प्रकार के दबाव में या किसी प्रकार के डर से या किसी प्रकार के लोभ या प्रलोभन के तहत स्वीकृति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा होता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा या स्वयं एग्रीमेंट भी जो है वो भी अवैध हो जाता है। तो इसलिए स्वेच्छा से स्वीकृति होना चाहिए प्रस्ताव का। जी। साथ ही साथ इसके अंदर एक वैध प्रतिफल, जिसको हम लॉफुल कंसिडरेशन कहते हैं, है ना। कोई सेवा यदि ले रहे हैं या सामान कॉन्ट्रैक्ट के तहत ले रहे हैं जी, तो उसका प्रतिफल भी होना आवश्यक होता है। जी। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे जो उद्देश्य है वो भी कानूनी उद्देश्य होना चाहिए, है ना। जी। और लगता है हमारी आवाज आप तक देर से पहुंच रही है। जो है ना प्रकार से अभी आवश्यक होती है। और साथ ही साथ जो भी जी साथ ही साथ जो है योग्य होना आवश्यक। कोई भी समझौतानामा तो फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता। हमारी आवाज आप तक आ रही है? जी, लेकिन बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस है। जी। अगला सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जी, जहां तक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कानूनी समझौता होता है जो कि दो या दो से ज्यादा पक्षों के बीच। हमारे विशेष अधिवक्ता नवीन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम आपको कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी साझा कर रहे हैं आपके साथ। तो अगला प्रश्न हम नवीन पांडे जी आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ जानकारी आप दीजिए। जी, देखिए, जब किसी वैध अनुबंध में शामिल कोई भी पक्ष अपनी तय की गई शर्तों को पूरा नहीं करता है या फिर गलत तरीके से पूरा करता है तो इस स्थिति को अनुबंध का उल्लंघन
या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या अनुबंध का उल्लंघन जो है, इसके कई प्रकार होते हैं। जो मुख्य प्रकार हैं वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला तो होता है वास्तविक उल्लंघन। जब अनुबंध की तय तारीख पर या बाद में वादा पूरा नहीं किया जाता है, जैसे कि मान लेते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके तहत ये शर्त रखी गई है कि कोई एक निश्चित सामान, जैसे मान लेते हैं कोई फ्रिज है ना, वो दुकानदार जो है 20 फरवरी तक डिलीवर करेगा। लेकिन ना तो 20 फरवरी तक डिलीवर करता है और ना ही उससे एक रीजनेबल टाइम के अंदर में डिलीवर करता है। तो ऐसी स्थिति में माना जा सकता है कि वहां पर एक्चुअल ब्रीच हुआ है ना। इसी प्रकार से एक होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच, जिसको पूर्व उल्लंघन कहा जाता है। यहाँ क्या है कि अभी तक वास्तव में उल्लंघन हुआ नहीं है, लेकिन उल्लंघन की आशंका है, संभावना बनी हुई है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जाकर के बिल्डर के पास में किसी फ्लैट की बुकिंग करते हैं और बिल्डर जो है एक समय सीमा सुनिश्चित करता है कि एक निश्चित तारीख को या एक निश्चित वर्ष के निश्चित महीने के अंदर वो निर्माण जो है पूरा कर लेगा और आपको पोजीशन दे देगा। लेकिन आप देखते हैं कि जो वो निश्चित तारीख है, मान लेते हैं वो निश्चित तारीख मार्च 2026 की है, आपने सन 2021 में फ्लैट की बुकिंग की और डिलीवरी का डेट जो था वो मार्च 2026 था। लेकिन जनवरी फरवरी आते आते भी आपने देखा कि बिल्डर ने अभी तक तो जमीन पर कोई काम शुरू ही नहीं किया है। तो 1 से 1.5 महीने के अंदर में तो वो किसी कीमत पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति को हम पूर्व उल्लंघन या एंटिसिपेटरी ब्रीच कहते हैं। इसी तरीके से होता है आंशिक उल्लंघन। बिल्डर ने काम तो शुरू किया, लेकिन वो इतना धीरे धीरे उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं कि वो किसी भी स्थिति में मार्च 2026 तक हमें पोजीशन देने की स्थिति में नहीं है ना। और जिस गति से कार्य आगे बढ़ रहे हैं उससे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अभी भी उसको 1 साल या 2 साल का और समय लग सकता है। तो यहाँ पर क्या है, उसने बनाना तो शुरू किया लेकिन समय पर बना नहीं पाया, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी खास स्पेसिफिकेशन के अनुसार बनना था मकान, लेकिन उस स्पेसिफिकेशन को फॉलो नहीं किया गया। जैसे किसी खास ब्रांड के सीमेंट का प्रयोग करना था, लेकिन उसके जगह किसी और ब्रांड के सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से गुणवत्ता में कमी आती है। तो कंस्ट्रक्शन तो है लेकिन गुणवत्ता नहीं है। तो ये परिस्थिति होती है आंशिक उल्लंघन की। इसी प्रकार से माइनर ब्रीच। अब बिल्डर ने कहा कि जितना काम जो होगा है ना, वो किसी विशेष प्रकार की लकड़ी का प्रयोग किया जाएगा वुडवर्क में, लेकिन उस विशेष प्रकार की लकड़ी का भी प्रयोग किया गया, लेकिन कुछ जगहों पर किसी दूसरी लकड़ी का प्रयोग कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या है, बहुत छोटे स्तर पर उल्लंघन होता है। तो ये छोटा उल्लंघन होता है, मटीरियल ब्रीच है ना। अब बिल्डर ने ये बताया कि जो कंस्ट्रक्शन है वो भूकंप रोधी होगा, लेकिन भूकंप से बचाव के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए। तो ये मटीरियल ब्रीच यानी कि गंभीर उल्लंघन का मामला होता है। तो इसी तरह के जो उल्लंघन होते हैं है ना, इनको हम आमतौर पर जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध का उल्लंघन कहते हैं। अब ये इन पांचों में से किसी भी प्रकार का उल्लंघन हो सकता है। जी, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो तो इसके क्या सजा या जुर्माना होता है? जी, देखिए भारतीय संविदा अधिनियम जो है उसके अंदर यदि हम देखें तो अनुबंध के उल्लंघन को आमतौर पर आपराधिक अपराध नहीं माना जाता है, बल्कि उसको जो है सिविल मामला माना जाता है। इसलिए इसमें जेल की सजा तो सामान्यतः नहीं ही होती है। सजा की जगह यहाँ पर हर्जाना या फिर उपचार दिए गए हैं कि यदि अनुबंध का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में
उपचार क्या होगा या फिर हर्जाना क्या दिया जा सकता है। जैसे कि जो परिणामों की यदि हम बात करें तो यदि अनुबंध का उल्लंघन होता है तो सबसे पहला परिणाम ये हो सकता है कि उल्लंघन करने वाले पक्ष के ऊपर हर्जाना लगाया जा सकता है। जी। यानी कि जिस पक्ष का नुकसान हुआ है वो कोर्ट में उसे पैसों की भरपाई के लिए आवेदन कर सकता है, जिसके तहत जो भी वास्तविक नुकसान हुआ हो या यदि कोई संभावित लाभ होने वाला था तो उसका नुकसान हुआ हो तो उस नुकसान की भरपाई कराई जाती है। इसके अलावा जो अगला उपचार है वो है दंड लगाना या फिर लिक्विडेटेड डैमेजेस के रिकवरी। यदि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले से लिखा हुआ है कि उल्लंघन पर कितनी रकम देनी होगी जी। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उचित सीमा तक वही रकम दिला सकती है ना। साथ ही साथ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोर्ट जो है दोषी पक्ष को कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का आदेश भी जारी कर सकती है ना। जैसे कि संपत्ति के मामलों में या फिर किसी यूनिक किसी वस्तु की यदि खरीद बिक्री हो रही थी उसमें, तो ऐसी स्थिति में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि काफी बड़े स्तर पर उल्लंघन किया गया हो और हमें समझ में आ रहा है कि जो पक्ष है वो इस प्रकार से उल्लंघन जो कर रहा है ना, वो किसी भी स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को रद्द भी किया जा सकता है और उससे हर्जाने की भी मांग की जा सकती है। इसके अलावा निषेधाज्ञा भी जो है लिया जा सकता है ना। यदि सामने वाला पक्ष किसी प्रकार का कार्य कर रहा है जिसकी वजह से दूसरे पक्ष को नुकसान हो रहा हो तो निषेधाज्ञा के द्वारा भी उसको रोका जा सकता है ना। अब जहां तक जेल का सवाल है तो केवल संविदा का उल्लंघन जो है वो कारण नहीं हो सकता जेल भेजने के लिए, लेकिन हाँ यदि कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच है और साथ उसके साथ में धोखाधड़ी हो, जालसाजी हो या फिर झूठे दस्तावेजों का मामला हो तो इन परिस्थिति में सिर्फ आपराधिक मामला बन सकता है जिसमें जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। जी। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई छोटी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना होगा? देखिए, कंपनी छोटी हो या बड़ी, जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए तो हर किसी को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि जब इन बातों का ध्यान रखा जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सुरक्षित कॉन्ट्रैक्ट होता है और दोनों पक्षों के हित भी जो है वो सुरक्षित रहते हैं। अब जिन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है उनमें शामिल है सबसे पहले दोनों पक्षों की सही जानकारी का होना। जरूरी नहीं कि दो ही पक्ष हो, ये भी हो सकता है कि दो से ज्यादा पक्ष भी शामिल हो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो चाहे जितने भी पक्ष हों उन पक्षों की पूरी जानकारी, कंपनी है तो कंपनियों का पूरा नाम, उनके पंजीकरण से संबंधित विवरण, पते, उनकी ईमेल, मोबाइल नंबर, है ना, ये लिखा जाना जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी जानकारी यदि गलत है तो बाद में कानूनी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके बाद आवश्यक होता है कि जो काम का स्कोप है उसको बिल्कुल साफ साफ लिखा जाए, जैसे कि क्या काम होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, क्या नहीं होगा, डिलीवरेबल्स क्या होंगे, टाइमलाइन क्या रहेंगी। तो जितना साफ साफ स्कोप लिखा जाएगा उतने ही कम विवाद होंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण जो शर्त है वो होता है पेमेंट टर्म्स बहुत ही साफ शब्दों में लिखे जाएं, जैसे कि कितनी धनराशि का भुगतान होना है, पेमेंट्स जो है वो कब और कैसे होंगे, यदि जीएसटी या किसी प्रकार का टैक्स उस पर लागू होता है तो वो टैक्सेस कौन देगा, यदि भुगतान में विलंब होता है तो उसके ऊपर क्या कोई पेनल्टी ली जाएगी, यदि पेनल्टी ली जाएगी तो किस दर से ली जाएगी, है ना। यहाँ पर छोटी कंपनियों के लिए एक चीज जो आवश्यक हो जाता है वो होता है एडवांस पेमेंट, है ना, क्योंकि छोटी कंपनियों के पास में फंड्स का थोड़ा सा क्राइसिस रहता है या
कुछ दिक्कतें होती हैं, तो उसको एड्रेस करने के लिए एडवांस पेमेंट या माइलस्टोन पेमेंट इसका भी जिक्र यदि कर दिया जाए तो ज्यादा सही रहता है। उसके बाद में होता है टर्म और टर्मिनेशन, है ना। कॉन्ट्रैक्ट का टर्म क्या होगा, टर्मिनेशन किस ग्राउंड्स पर होंगे, नोटिस पीरियड क्या रहेगा, है ना, गोपनीयता के से संबंधित क्लॉजेस, बौद्धिक संपदा उसके ऊपर किसका अधिकार होगा और उल्लंघन के मामले में किस प्रकार के उपचार उपलब्ध होंगे, जिम्मेदारी, है ना, पार्टियों के लिमिटेशन, विवाद यदि उत्पन्न होता है तो उसके समाधान के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, इसका जिक्र करना आवश्यक होता है। फोर्स मेजोर वाली स्थिति यदि उत्पन्न होती है ना, तो उस स्थिति में दोनों पक्षों को किस तरह से रियायतें दी जाएंगी या किस तरह का उन्हें छूट दी जानी है। उसके बाद दोनों पक्ष के सिग्नेचर्स और तारीख ये भी आवश्यक होते हैं। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट लिखते समय। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के फाइन प्रिंट का मतलब क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है, फाइन प्रिंट में क्या लिखा होता है? जी देखिए, फाइन प्रिंट की बात यदि करें तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ जो शर्तें होती हैं जी, उनको बहुत छोटे अक्षरों में लिखा हुआ होता है। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति ये छोटे छोटे अक्षरों में लिखे हुए नियम और शर्तों पे कोई ध्यान नहीं देता और ना ही कोई पढ़ता है। तो ये जो छोटी अक्षरों में लिखे हुए नियम और शर्त होते हैं इन्हीं को फाइन प्रिंट कहा जाता है ना। और किसी भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारी जो मुख्य बातें होती हैं, है ना, उनको तो बड़े अक्षरों में लिख दिया जाता है, लेकिन जो उससे संबंधित दूसरी महत्वपूर्ण बातें होती हैं उनको छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। अब फाइन प्रिंट का जो मकसद होता है वो होता है कानूनी सुरक्षा देना। कंपनी खुद को कानूनी जोखिम से बचाने के लिए कुछ शर्तें और जोड़ती है, उसको फाइन प्रिंट के तौर पे छोटे अक्षरों में लिख देती है। साथ ही साथ इसका मकसद होता है जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना, जैसे किसकी क्या जिम्मेदारी होगी यह बताया जाता है इस फाइन प्रिंट के अंदर। पक्षों की जो सीमाएं हैं, है ना, किसी यदि कोई सेवा दी जा रही हो या ली जा रही हो उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, या कोई प्रोडक्ट का विक्रय हो रहा हो तो उसकी जो सीमाएं हैं उसको भी वहां पर स्पष्ट किया जाता है। और जो हिडन कॉस्ट होते हैं उनको भी, जैसे कि जो अतिरिक्त फीस या चार्जेस होते हैं उसका जिक्र भी यही किया जाता है। आमतौर पर जो देखा गया है फाइन प्रिंट के अंदर इसके अंदर लिखा होता है अतिरिक्त शुल्क यदि लागू होता है ना, रद्द करने की जो शर्तें होती हैं उसको लिखा जाता है, रिफंड से संबंधित पॉलिसीज अगर हैं तो उनको भी फाइन प्रिंट में लिखा जाता है, लेट पेमेंट पर यदि कोई जुर्माना लागू होता है तो उसको भी फाइन प्रिंट के अंदर लिखा जाता है, वारंटीज और सीमाएं उसको भी फाइन प्रिंट के अंदर ही लिखा जाता है। कानूनी विवाद की स्थिति में क्या होगा, यदि कॉन्ट्रैक्ट का ऑटो रिन्यूअल होना है तो उससे संबंधित क्लॉज या लायबिलिटी कंपनी किस हद तक जिम्मेदार होगी, ये सभी बातें मुख्य रूप से देखा गया है कि फाइन प्रिंट में कंपनियां लिखती हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन पांडे जी, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।